नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम फिर एक बार लेकर आए यूपी टेट सी टेट BO 2020 की श्रृंखला, जिसमें आज का हमारा विषय है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। आज एक बार फिर हम जो है एक सीरीज लेकर आए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें 48 प्रश्न होंगे और जो विगत वर्षों से परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और जिनके आगामी वर्षों में भी पूछे जाने की संभावना प्रबल है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सॉरे एवं टेलफोर्ड का। अगला प्रश्न हमारा, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है? तो ये पुस्तक है मनोविज्ञान के सिद्धांत। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विलियम जेम्स। अगला प्रश्न हमारा, अमेरिका में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? यही वही पुस्तक है मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो इसके लेखक जो हैं आपके विलियम जेम्स हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? तो इसका स्वरूप जो है बहुत व्यापक हो गया है। ठीक है, पहले संकुचित था, लेकिन अब जो है वर्तमान युग में ये व्यापक हो चुका है। अगला प्रश्न हमारा, गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? व्यवहार का ज्ञान। पिछली वीडियो में देख लेना आप लोग ध्यान से उठा के, उसमें हमने पूरा जो है मनोविज्ञान के विषय में विस्तार से बताया है प्रश्नों के माध्यम से। तो उसी से संबंधित जो इसमें प्रश्न है, ये पार्ट 2 कह सकते हैं इसको आप। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, इसका ज्ञान है व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना बच्चे को। अगला प्रश्न है, कुप्पू-स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। बिल्कुल, देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का जो प्रयोग मुख्यतः होता है उत्तम शिक्षा देने में और उसका बच्चे द्वारा अधिगम करने में। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी हो रही हैं तो आपका जो मनोविज्ञान है जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो सही है, अन्यथा कुछ ना कुछ कमी है। अगला प्रश्न हमारा, कॉल सैनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो कॉल सैनिक के अनुसार है, शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है यही होना चाहिए, शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना, कि छात्र को या बच्चे को जो भी समस्या आ रही है, अगर उसका समाधान नहीं हो पाया तो मनोविज्ञान फिर वो बेकार है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि उसकी समस्याओं का समाधान कर सकें। अगला प्रश्न है, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य हैं? इसके 9 उद्देश्य हैं। इसके जो विस्तार से वीडियो है वो हम बाद में बनाएंगे, अभी जो हम प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य क्या है? तो सामान्य उद्देश्य है बाल विकास। अब बाल विकास में देखिए, बाल विकास से क्या समझते हैं आप? बाल विकास कोई एक विशेष बालक विशेष से संबंधित नहीं है। बाल विकास के अंतर्गत उसका पूरा जो कह सकते हैं हम समुचित विकास, जिसमें उसके सारे पहलुओं पे, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, ठीक है, सारे पहलुओं का विकास अगर हो रहा है तो वो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। बाल विकास कोई छोटा वो नहीं है, तो ये बहुत व्यापक एक विषय है, इसको कह सकते हैं हम। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया में अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ली का। ठीक। अगला प्रश्न हमारा, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। अभी हमने बताया बिल्कुल कि जो बाल विकास है, ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? मनोविज्ञान का। अब मनोविज्ञान की सीमा की बात करें तो इसकी सीमा नहीं पता लगा सकते। तो इसकी सीमा कैसी होती है? अस्थिर होती है, परिवर्तनशील होती है, वो बदलती रहती है, आप उसको माप नहीं सकते। अवस्था विशेष के आधार पर हमें किसी बालक को युवा या वृद्ध कहना चाहिए, कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रॉबेल का। किसका है? फ्रॉबेल का। अगला प्रश्न हमारा, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार किस प्रकार होना चाहिए? तो ये मनोवैज्ञानिक आधार पे होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा सिद्धांतों का जो सिद्धांत जितने भी हैं शिक्षा के, उनका जो वर्गीय आधार है वो क्या होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न हमारा, मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे किसके विषय में प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान होगा? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान होगा। देखिए, टीचर प्रभावी तभी माना जाएगा जब वो बच्चों के मनोविज्ञान को समझे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? उसको बच्चों के मनोविज्ञान का व्यापक ज्ञान होना, प्रयोगात्मक ज्ञान होना ज़रूरी है। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है, क्यों है? बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। देखिए, आज के दौर में जो शिक्षा है
वो किस तरीके की शिक्षा है? बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? बाल मनोविज्ञान की है, शिक्षा मनोविज्ञान की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में। मैंने अभी बताया कि बाल विकास की आवश्यकता, आप ये सोचें कि भाई उसके विकास और वृद्धि तक सीमित है, नहीं। जो बच्चे का विकास है वो सर्वांगीण विकास, उसके अंतर्गत मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास, सामाजिक सभी प्रकार का अगर विकास हो रहा है तब तो वो शिक्षा मनोविज्ञान कारगर है, अदरवाइज उसमें कुछ कमी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। बिल्कुल, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक जो है अपने शिक्षार्थियों के साथ मधुर संबंध स्थापित कर सकता है। वो उनके मन को पढ़कर उस हिसाब से, जैसे बच्चे की रुचि है और आवश्यकता है, उस हिसाब से उसको ज्ञान देकर उनके बीच के जो संबंध है वो मधुर बने रह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न है, समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पे। अब भाई इसमें क्या मनोविज्ञान है? इसमें ये मनोविज्ञान है कि गणित हो गया, विज्ञान हो गया, या कोई भी कठिन विषय हो गया। कठिन के अंतर्गत जैसे आप ले सकते हैं भाई गणित है, विज्ञान है, इंग्लिश है, तो इन सबको पहले क्यों रखा जाता है टाइम टेबल में? तो इसलिए रखा जाता है कि बच्चे को ये सब सब्जेक्ट कठिन लगते हैं। अब बच्चा सुबह जब स्कूल आता है तो वो फुल एनर्जी, मतलब फुल अपना दे के आता है, और सुबह लंच तक जो है वो पूरा अपना एनर्जी के साथ पढ़ता है। लंच के बाद क्या होता है, थोड़ा सा उसे थकान हो जाती है, बाकी पढ़ते पढ़ते बच्चा बोर हो जाता है। तो इस वजह से कठिन सब्जेक्टों को पहले रखा जाता है, और जो अपेक्षाकृत आसान सब्जेक्ट होते हैं उनको लंच के बाद या बाद में रख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का। भाई निर्देशन और परामर्श, कंसल्टेशन और डायरेक्शन और कंसल्टेशन, दोनों में शिक्षा मनोविज्ञान का अपना विशेष महत्व है। ठीक है। आप किसी को निर्देश या परामर्श तभी दे सकते हैं जब आप उसके मनोविज्ञान को जानते हो, उसके विषय में जानते हो कि वो कैसी सोच रखता है, क्या सोचता है और क्या उसके विचार हैं, तभी आप उसको निर्देशन या परामर्श दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्रों की योग्यता में रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है। ये हमारी जो पूरी वीडियो है शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर केंद्रित है। बस इसमें क्या है कि प्रश्नों को घुमा दिया गया है। तो छात्रों की योग्यता में रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। अगला प्रश्न हमारा, बुद्धि परीक्षण किसका विषय है? शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण, जी ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 वर्ष का मतलब कह सकते हैं 19वीं शताब्दी में या 1900 वर्ष के प्रारंभ में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से। किससे? ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। बिल्कुल, जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है उसका प्रमुख संबंध है शिक्षा से, पहला। दूसरा दर्शन का मतलब क्या हो गया? मनोविज्ञान। और तीसरा आपका मनोविज्ञान। अगला है प्रश्न, शिक्षा का साध्य करता है पालन पोषण करना, सामने लाना, नेतृत्व देना। ठीक है। तो शिक्षा कल की वीडियो में हमने बताया था कि शिक्षा जो है राष्ट्रीय एकता का आधार होती है। ठीक। तो भाई अगर कोई शिक्षित व्यक्ति से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा, तो पालन पोषण करना वहाँ से हो गया। सामने लाना मतलब शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं? तथ्यों को, सिद्धांतों को, फैक्ट्स को सामने लाते हैं। ठीक है। और नेतृत्व देना, उसको क्या करना? लीड करना। अगला प्रश्न हमारा, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है, ये कथन है वुडवर्थ का। ये प्रश्न पूछा जा चुका है टेट में भी, सीटेट में भी। तो ये किसका कथन है? वुडवर्थ का। अगला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। और ये प्रश्न जो है पिछली बार सुपर टेट में आ चुका है और बहुत से बच्चों ने गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि सभी के ध्यान में रहता है कि अधिकार अधिनियम 2009, तो 2009 में लागू हुआ, लेकिन नहीं, ये 2009 में जो है क्या हुआ, इसके गठित हुआ और इसको लागू किया गया 2010 में, 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न हमारा, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस है 200।
कि कम से कम 200 कार्य दिवस स्कूल खुलना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, बालक की वृद्धि रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। देखिए, वृद्धि और विकास में अंतर समझ लीजिए। पहले भी हम बता चुके हैं कि वृद्धि एक निश्चित सीमा, निश्चित आयु तक होती है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो वृद्धि कब रुक जाती है? जब शारीरिक परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। अब मान लो कोई बच्चा क्या, कोई व्यक्ति जो 20 साल का हो गया, तो उसमें जो वृद्धि है बहुत कम होगी और विकास चलता रहेगा। ठीक है, कि भाई लंबाई उसकी जितनी बढ़नी है बढ़ गई, और बाकी शारीरिक जो परिवर्तन है वो भी हो जाते हैं। तो वृद्धि तो रुक जाएगी, लेकिन विकास जो है चलता रहेगा, जीवन पर्यंत चलता रहेगा। अगला प्रश्न हमारा, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। ये कथन किसका है? ये कथन है हरलॉक का। किसका है? हरलॉक का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह क्या है? मानसिक विकास। यह मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है। अगला प्रश्न हमारा, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। कब होता है? 11 वर्ष की आयु में। 11 वर्ष की आयु का मतलब कह सकते हैं जब बच्चा किशोर अवस्था में प्रवेश करने जा रहा होता है, तब वो चीज़ों को तार्किक रूप से देखता है, उसके मन में जिज्ञासा जगती है और वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण करता है। अगला प्रश्न है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिलगार्ड और एटिक्सन। हिलगार्ड और एटिक्सन। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। ठीक, स्वाभाविक विकास जो अपने आप होता रहता है उसे बोलते हैं अभिवृद्धि। अगला प्रश्न हमारा, इमोशन शब्द का अर्थ है। इमोशन शब्द का अर्थ है उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना। पिछली वीडियो में बताया था हमने कि इमोशन का मतलब ही होता है विचारों को उत्तेजना, मतलब ठीक है, अंदर से आपके अंदर जो है उथल पुथल पैदा होना, हलचल पैदा होना, तो वही आपके कहलाते हैं सेंटीमेंट या इमोशन। अब अगला प्रश्न हमारा, संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है। मैकडूगल का। भाई संवेग से अगर जुड़ा हुआ प्रश्न कोई मिल रहा है तो वहाँ पे अगर मैकडूगल विकल्प है तो आप उस पर क्या करते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ ये सही हो सकता है। तो देखिए, मैकडूगल ने 14 संवेग बताए थे, तो उन्होंने कथन कहा है संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है, तो ये कथन उनका है मैकडूगल का। अगला प्रश्न हमारा, संवेग प्रकृति का हृदय है। ये किसका है? ये भी देखिए मैकडूगल का कथन है। किसका है? मैकडूगल का। अगला प्रश्न हमारा, फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक हैं कौन है? थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। प्रश्न आ चुका है, कई बार पूछा गया है, इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। रूथ बेनेडिक्ट की परिभाषा है ये, कि पूछा जाता है वंशानुक्रम क्या है, तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। अगला प्रश्न, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। यह कथन किसका है? हरलॉक का। किसका कथन है? हरलॉक का। अगला प्रश्न है, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। कथन है एनास्टॉसी का। अगला प्रश्न, वंशानुक्रम में हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है। ये कथन है लैंडेस का। किसका? लैंडेस का। अगला प्रश्न, जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम वातावरण से किस विद्वान ने संबंधित किया है? तो ये है पेज एवं मैकाइवर। अगला प्रश्न, यह मत किसका है? शिक्षक को अपने कार्य को सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ये कथन कहा था मॉन्टेसरी ने। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में विद्यालयों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण क्या है? मनोवैज्ञानिक उपचार। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो विद्यालय में मैत्री और प्रसन्नता का जो भाव है, वातावरण है, उसका प्रमुख जो कारण है मनोवैज्ञानिक उपचार, कि बच्चे का जो है टीचर और बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग है, मनोवैज्ञानिक बॉन्डिंग है, कि शिक्षक जो है बच्चों के मनोविज्ञान के हिसाब से उनको ज्ञान दे रहा है, तो इसकी वजह से जो है मैत्री और प्रसन्नता का वातावरण है स्कूलों में। अगला प्रश्न हमारा, ये विचार किसका है? क्योंकि दो बालकों में समान योग्यताएं या समान अनुभव नहीं होते, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती। हरलॉक का। तो बिल्कुल ऐसा हम कह सकते हैं कि भाई दो बच्चे जो एक साथ जन्म भी लेते हैं तो उनके अंदर भी सभी गुण समान नहीं होंगे, कुछ ना कुछ उनमें भिन्नता अवश्य होगी। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये हरलॉक ने कहा था कि चाहे वो कैसे भी उनका सब कुछ समान हो, लेकिन उनके समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती, मतलब की जा सकती है। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नई वीडियो के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए
बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।